अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या कहा। ईस्ट यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में एक कार में धमाका। रूस यूक्रेन बॉर्डर की सैटेलाइट तस्वीरों से क्या खुलासा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध का संकट। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया और कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन यूक्रेन से युद्ध करने के बहाने ढूंढ रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने की ठान ली है। बाइडेन के मुताबिक रूस के सैनिक और हथियार आने वाले दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाएंगे। बॉर्डर पर करीब 50% रूसी सैनिक हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमला करने की सूरत में रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन की रक्षा के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने रूस को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि अमेरिका अटलांटिक सागर में भी रूस को कड़ी टक्कर देगा और यूक्रेन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन विवाद को लेकर ट्वीट किया और कहा कि यूक्रेन और उसके आसपास रूस के सैन्य जमावड़े को लेकर आज मैंने ट्रांस अटलांटिक सहयोगियों और भागीदारों के साथ चर्चा की, जिसमें सभी यूक्रेन को लेकर राजनयिक प्रयासों को जारी रखने के लिए अपने समर्थन पर सहमत हुए। बाइडेन के मुताबिक रूस के अगले कदम पर हमारी प्राथमिकता होगी। यूक्रेन और रूस में युद्ध की अटकलों के बीच मशहूर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अखबार ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग टलने की संभावना बहुत कम रह गई है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने मैप जारी कर दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन को 7 ओर से घेर रखा है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूसी हमले की आशंका पर मुहर लगा रहे हैं। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। आज होने वाले सैन्य अभ्यास की निगरानी खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैन्य अभ्यास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों की लॉन्चिंग की जाएगी। रूस की तीनों सेनाएं ड्रिल के जरिए एटमी ताकत दिखाएंगी। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क में एक धमाका हुआ। डोनेट्स्क के मुख्यालय के पास शुक्रवार देर रात हुए कार बम धमाके में एक जीप पूरी तरह से तबाह हो गई, जो क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख डेनिस सिनिंको की थी। घटना में उनके घायल होने की सूचना नहीं है। साथ ही किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। इसे यूक्रेन पर रूसी हमले का पहला चरण भी माना जा रहा है, जिसका अमेरिका लगातार दावा कर रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उनके पास जानकारी थी कि रूस की स्पेशल सर्विस डोनेट्स्क में बम धमाका करेगी और उसका दोष यूक्रेन पर ही मढ़ेगी। एजेंसियों के मुताबिक ये रूसी स्पेशल सर्विस की डोनेट्स्क को कमजोर करने की कोशिश है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रशियन स्पेशल फोर्सेज ने डोनेट्स्क में विस्फोटक रखे हैं। घटना के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने लोगों को घरों के अंदर रहने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग न करने की अपील की है। रशियन मीडिया के हवाले से खबर है कि डोनेट्स्क के निवासियों ने हालात को देखते हुए निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सड़क पर गाड़ियों की तादाद देखकर साफ पता चल रहा है कि निकासी के ऐलान के बाद लोग बड़ी संख्या में नागरिक वाहनों के जरिए रूस की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी सड़क पर कुछ ही दूरी पर ही सैकड़ों गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। कॉमर्शियल सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस की सेनाएं यूक्रेन को घेर रही हैं। इसे मैक्सर जैसी कंपनियों की हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल सैटेलाइटों से लिया गया है, जिसमें देखा गया है कि यूक्रेन से सटी सीमा पर रूस की ओर से सैनिक, एयरफील्ड और तोपखाना तैनात किए जा रहे हैं। दक्षिण बेलारूस के अलावा अब क्रीमिया में भी सैन्य जमावड़े की गतिविधियां देखी गई हैं, जिसे रूस ने 2014 में ही यूक्रेन से हथिया लिया था। और जंग के लिए तैयार रूस और यूक्रेन। नाटो महासचिव ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की मुलाकात। यूएन महासचिव ने युद्ध को लेकर क्या कहा और कहां। टीवी शो में जमकर चले लात घूसे। नाटो और रूस के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 रूस वर्सेस नाटो। यूक्रेन रूस दोनों जंग के मुहाने पर हैं। रूस के 1,90,000 सैनिकों की तैनाती के अमेरिकी दावे के बीच पूर्वी यूक्रेन में सीज फायर उल्लंघन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी गोलीबारी हुई। कल करीब 600 धमाके दर्ज किए गए। सीज फायर का उल्लंघन यूक्रेनी सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों दोनों तरफ से हुआ, जिससे हालात काफी बिगड़ने के आसार बन गए हैं। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने म्यूनिख में अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व पश्चिम तनाव के बीच गठबंधन के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि हम कूटनीति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर रूस युद्ध करता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उस पर कड़ी पाबंदियां लगें।
यूक्रेन को लेकर बढ़ते संकट के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नाटो की एकता की बात कही और रूस को चेतावनी दी कि रूस को यूक्रेन पर किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई के परिणाम गंभीर होंगे। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी कठोर पाबंदियों के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के साथ बैठक में उन्होंने संकट के समय गठबंधन के किए गए कार्यों के लिए उनका धन्यवाद किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने शुक्रवार को जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन बयान के दौरान कहा कि मैं यूरोप में बढ़ते तनाव और सैन्य संघर्ष के बारे में अटकलों को लेकर बहुत चिंतित हूं। उनके मुताबिक मुझे अब भी लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन रूस का यूक्रेन पर हमला विनाशकारी होगा। इसके साथ ही उन्होंने गुजारिश की कि संकट के समाधान के तौर पर राजनयिक बातचीत जारी रखी जाए। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के सचिव डैनिलोव ने कहा कि यूक्रेन के पास डोनबास पर हमला करने का कोई आदेश नहीं है। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनबास पर हमला किया है, जिसके बाद लगने लगा था कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को अपने ग्रीक समकक्ष निकोस डेडियान्स से मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ये पहली बार नहीं जब कीव शासन ने अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। वो लगातार डोनबास में युद्ध विराम के समझौते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे उनकी चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र डोनबास में लगभग 8 साल से संघर्ष जारी है। 3 दिनों से लुहांस्क और डोनेत्स्क इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजिन्को ने दावा किया है कि यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। रूस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने अपने सेना को पीछे हटने की मंजूरी देने की बात कही थी, जो एक प्रोपेगेंडा भर था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम रूसी सैनिकों के डिवीजनों को देख रहे हैं, जिनकी संख्या 1,29,000 है। नेवी और एयरफोर्स मिला लें तो ये आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुँच जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शरणार्थियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आपातकालीन स्थितियों के कार्यवाहक मंत्री को शरणार्थियों के लिए घर तैयार करने और उन्हें गर्म भोजन और उनकी मेडिकल देखभाल सुनिश्चित करने के लिए तुरंत रोस्तोव क्षेत्र में उड़ान भरने का निर्देश दिया है, जिससे लोगों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। और यूक्रेन में दूसरे धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। चीन ने क्यों की अमेरिका की आलोचना, इजरायल ने यूक्रेन की मदद से क्यों किया इनकार और हमले की आशंका के चलते कहां डरे हुए हैं लोग। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। लुहानस्क में एक गैस पाइपलाइन में आग करीब करीब बुझ गई है। स्थानीय अधिकारियों ने कीव प्रशासन पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए हैं। इससे पहले लुहानस्क में एक और धमाके की खबर मिली थी। रूसी न्यूज एजेंसी ने स्थानीय अथॉरिटी का हवाला देते हुए जानकारी दी थी। दोनों धमाकों के बीच 40 मिनट का अंतर था। हालांकि विस्फोट में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बाद शुक्रवार को कई देशों से युद्ध की स्मोक स्क्रीन नहीं लगाने की अपील की। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामक कार्रवाइयों पर आलोचना को टालते हुए चीन ने बार बार अमेरिका की आलोचना की। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका से आर्थिक मुद्दों के राजनीतिकरण करने से बचने का भी आग्रह किया। रूस यूक्रेन विवाद के बीच दुनिया भी आपस में बटी दिख रही है। इसी के चलते नीदरलैंड्स की सरकार ने यूक्रेन को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने का फैसला लिया है। नीदरलैंड मशीन गन, रडार स्टेशन, रोबोटिक डिमाइनिंग सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक उपकरण जल्द ही यूक्रेन भेजेगा, क्योंकि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो ये सभी हथियार और उपकरण यूक्रेन के काम आएंगे। रूस और यूक्रेन में बढ़े तनाव के बीच इजराइल ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका के कहने के बाद भी इजराइल ने यूक्रेन को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की बैटरियां देने से इनकार कर दिया है। आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे रॉकेट, तूपखाने और मोटारों को ध्वस्त किया जा सकता है। इजराइल को लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध में दखल देने से रूस भड़क सकता है। रूस के लिए यूक्रेन पर नेटो देशों से जंग महाविनाशक साबित होगी। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बमों को एक्टिव कर दिया है। 100 एटमी बमों को रूस पर दागने के लिए F-16 और F-35 फाइटर विमानों को भी अमेरिका ने यूरोप के सामरिक ठिकानों पर अलर्ट मोड पर रख दिया है। पेंटागन के वॉर प्लान में एटमी हमले से हर तरफ सिर्फ तबाही होगी। यूक्रेन का खार्किव एक ऐसा शहर है जिसने साल 2014 के युद्ध में अपने 14,000 लोगों को खोया था। एक बार फिर युद्ध के मंडराते बादलों ने लोगों में वो डर फिर से पैदा कर दिया है। इसी के चलते कई लोग अपने बच्चों के साथ सुरक्षित इलाकों में शरण ले रहे हैं। यूरोप में एक नए युद्ध की आहट के चलते लोग डर के मारे खुद को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट को देखते हुए एयर इंडिया ने वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए फ्लाइट्स चलाने का फैसला लिया है। एयर इंडिया 22, 24 और 26 फरवरी को भारत यूक्रेन के बीच 3 फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी। भारत से ये विमान बोरिस्लिप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फ्लाइट्स के लिए बुकिंग एयर इंडिया बुकिंग कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के जरिए की जा सकती है।
मोदी सरकार के विदेशों में चलाए गए रेस्क्यू मिशन ने यूक्रेन में बसे भारतीयों की उम्मीद काफी बढ़ा दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ा डर तो लगता है। जब मीडिया को हम देखते हैं, फॉलो करते हैं तो डर लगता है, लेकिन हमारे पीछे फिर मोदी जी खड़े हैं। मोदी जी खड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी जी के उसके हम कोई इतने वो डरने की बात नहीं। मतलब क्या है, मोदी जी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं? बिल्कुल सर, पूरा 100% विश्वास है, पूरा यकीन है। यकीन है। हंसे तो मोदी जी निकाल लेंगे। बिल्कुल सर। यूक्रेन में ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाने पीने का जिम्मा उत्तराखंड के लोगों ने उठा रखा है। युद्ध के खतरों के बीच यूक्रेन के होटल कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। यूक्रेन में डर के साए में जी रहे भारतीयों ने अपना सब कुछ अब भारत सरकार के हवाले कर दिया है। इनका कहना है कि एक और जहां युद्ध के खतरों के बीच कस्टमर भी कम हुए हैं, वहीं घरों से भी लगातार परेशानी भरे फोन आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमी आई है। 50% तो कमी। 50% कमी। जी जी, हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ा है। जी, घर से तो फ़ोन आते हैं। बिल्कुल कर। क्या पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं? वही वो न्यूज़ देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमको थोड़ा डर है, पर हम आप लोग उनसे क्या बोलते हैं? हम तो बोलते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के लिए कल होगी वोटिंग। प्रशासन तैयारियों में जुटा। बीजेपी का आज चुनाव को लेकर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह कहां करेंगे प्रचार? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और AIMIM चीफ ओवैसी की कहां होंगी चुनावी जनसभाएं और कहां प्रचार के दौरान भिड़े एसपी बीजेपी कार्यकर्ता? चुनावी राज्यों में मचे सियासी संग्राम से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी रैली। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए रविवार को मतदान होगा। इस दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार कुल 1304 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 175 उम्मीदवार लुधियाना की 14 सीटों पर लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लखनऊ में आज रात 8 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव के बाकी 4 चरणों को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं इससे पहले अमित शाह बांदा, ऊंचाहार, रायबरेली और लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर का चुनाव प्रचार जोरों पर है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में अलग अलग जगह पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई में अलग अलग जगहों पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। रायबरेली में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन की अपील करेंगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज सुल्तानपुर और अमेठी में कई जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोंडा और लखनऊ में अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अंबेडकर नगर के शिव बाबा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और मतदाताओं से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। इसके अलावा AIMIM प्रमुख हसदुद्दीन ओवैसी भी आज बांदा, रायबरेली और फतेहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज विधानसभा में प्रचार के दौरान एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। एसपी प्रत्याशी बाहुबली अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों ओर से हवाई फायरिंग भी की गई। विवाद थाने में भी नहीं रुका और यहां भी जमकर तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर जाँच की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गणेश उपाध्याय ने किच्छा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले में तहरीर लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 11 फरवरी को चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के पिता को लेकर सवाल खड़े किए थे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर 2:45 पर भुवनेश्वर के बीजू पट्टनायक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और दोपहर 3:35 पर वो जगन्नाथ धामपुरी पहुंचेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचेंगे। इस दौरान मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। संघ प्रमुख का उज्जैन में 4 दिनों तक कार्यक्रम है। इन 4 दिनों के दौरान संघ प्रमुख कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर कुमार विश्वास के लगाए गए आरोपों पर पंजाब के सीएम चन्नी को गृह मंत्री ने क्या भरोसा दिया? जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। हिजाब विवाद को लेकर कब होगी अगली सुनवाई? और भारत ने लगातार दूसरा T20 मैच जीतकर सीरीज पर किया कब्जा। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर कुमार विश्वास के लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री को खत लिखकर आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी आतंकियों में सांठगांठ का आरोप लगाया, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी गुट सिख फॉर जस्टिस के बीच संबंधों को लेकर गंभीरता से जांच का भरोसा दिलाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि पिछले कुछ सालों में सीमा पार से घुसपैठ काफी कम हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवर्धन यानी बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस प्लांट में घरेलू गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाई जाएगी, जिससे सैकड़ों वाहन चलेंगे। 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस प्लांट की क्षमता 550 टन की होगी। प्रधानमंत्री इस दौरान भोपाल, इंदौर के साथ ही देवास के स्वच्छता उद्यमियों से संवाद भी करेंगे। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 दोषियों को आईपीसी 302 यूएपीए के तहत फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ब्लास्ट के मामले में 77 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान चली गई थी। विशेष अदालत के सुनाए गए फैसले के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात की और कहा कि अदालत का फैसला अविश्वसनीय है। हमें उम्मीद है कि दोषियों को हाईकोर्ट में न्याय मिलेगा। मौलाना मदनी ने कहा कि इससे पहले भी निचले अदालत के फैसले के बाद दोषी बरी होते रहे हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद का हल शुक्रवार को भी नहीं हो सका, लेकिन इस बीच कर्नाटक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल प्रफुल्लिंग नवदगी ने बेंच के सामने यह दलील रखी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। उधर कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में शुक्रवार को भी हिजाब पहनकर आने वाले को एंट्री नहीं दी गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे मुंबई की एक अदालत ने 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने ठाणे कोर्ट में एक न्यायिक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कासकर की कस्टडी मांगी थी। इस वक्त वसूली से जुड़े अलग अलग केसों में इकबाल कासकर महाराष्ट्र के ठाणे जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएए प्रदर्शनकारियों को भेजे गए सभी वसूली नोटिस को वापस ले लिया है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में दिया और बताया कि राज्य की सरकार ने 14 और 15 जनवरी को आदेश जारी कर सभी 273 नोटिस को वापस ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए कानून के तहत नया नोटिस जारी करने की इजाजत मांगी है और कहा है कि नए नोटिस के तहत कोर्ट के सभी आदेशों का पालन किया जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 186 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित ओवरों में 3 विकेट पर 178 रन ही बना सकी। T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की यह 100वीं जीत है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला कल खेला जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।